चलिए आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब रेस नंबर 1 में। आज हम एमसीक्यू क्यूज करवाने जा रहे हैं बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का एमसीक्यू करवाने जा रहे हैं। आप सभी जुड़िए मेरे साथ और देखिए और सही आंसर में चिन्ह लगाइए। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्राजील, सी फ्रांस और डी रूस। तो सही जवाब हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल लगभग 82,100 वर्ग किमी है। सुपीरियर लेक यूएसए एवं कनाडा के मध्य स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर बोलूं तो वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है चिल्का झील है जो राजस्थान में है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे या हैं? ए शोभना नारायण, बी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, सी पंडित जसराज, डी एम.एस. गोपाल कृष्ण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात एम.एस. सुब्बालक्ष्मी है। वाद्य संगीत में ये निपुण है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी प्रथम भारतीय महिला है जो यूएनए में उस समय मतलब अपनी कला का प्रदर्शन की और महात्मा गांधी इनके प्रशंसक थे। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। एक बात बोल दूं, आप सबके सहयोग से इस चैनल को, जॉब रेस चैनल को भारत का नंबर 1 चैनल बनाना है। आंखें भी खोलने पड़ते हैं रोशनी के लिए, सिर्फ सूरज निकलने से अंधेरा नहीं जाते। चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? क्वेश्चन रिपीट कर दूं, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? ए विंस्टन चर्चिल, बी मैडम क्यूरी, सी वुडरो विल्सन, डी कोफी अन्नान। बोलिए कौन आंसर होगा? विंस्टन चर्चिल, मैडम क्यूरी, वुडरो विल्सन, कोफी अन्नान। तो इसका सही जवाब है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने ही 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में तथा वर्ष 1911 में मैडम क्यूरी रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैडम क्यूरी के बेटी और दामाद को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अमेरिकी वैज्ञानिक लियोनिद हर्ज सबसे उम्रदराज, जबकि पाकिस्तान के मलाला यूसुफजाई ने सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए अब चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कई बार आप इस क्वेश्चन से परिचित होंगे, कई बार इस क्वेश्चन से आप रूबरू होंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? ए एनी बेसेंट, बी मृदुल्ला साराभाई, सी मुत्तुलक्ष्मी और डी सरोजनी नायडू। तो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने की थी। और गांधी जी ने नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरासना की नमकशाला पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया, किंतु इसके पूर्व भी गांधी को गिरफ्तार कर 5 मई 1930 को यरवदा जेल में भेज दिया गया।
सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं, कल तुझे देखते रह जाएंगे। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। भारतीय रंगमंच में यवनिया यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ए शकों ने, बी पार्थियनों ने, सी यूनानियों ने, डी कुषाणों ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच पर यवनिया पर्दा की शुरुआत यूनानियों ने किया था। भारत में संगीत की शुरुआत सामवेद से होता है और भारत में आधुनिक समय में जयशंकर प्रसाद सबसे बड़े नाटककार हुए। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। सातवां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? ए सीतांशु यश चंद्र, बी अकिथम अच्युतन नंबूदिरी, सी पकाकी ओटीगिलितले, डी दामोदर माओजो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी दामोदर माओजो। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी अमेरिका के संविधान से, डी ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। और एक बात बता दूं कि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी का किस्म कौन है? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी का किस्म है। इस क्वेश्चन से आप पहले से वाकिफ होंगे। जरा सा आप दिमाग लगाइए, सीधा आप समझ गए होंगे। बहुत ऐसे होंगे जो आप इसका आंसर समझ गए होंगे। ए ओल्डस चिक्स, बी कुर्गस, सी अरेबिका, डी कैंटस। तो इसका जो सही आंसर है सी अरेबिका लिबेरिका। का नाम तो आप सुने होंगे 10th क्लास से कि अधिकतम कॉफ़ी उगाने वाली यही किस्म है। और कॉफ़ी भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। क से कॉफ़ी और क से कर्नाटक में इसकी खेती सबसे अधिक होती है। और एक बात और बोल दूं, भारत में चाय सबसे अधिक उत्तम किस्म का चाय होता है जो दार्जिलिंग में होता है। और ये दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगर हम विश्व लेवल पर अगर क्वेश्चन देख लें, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन देख लें, तो ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को फेजेंडा भी कहा जाता है। ऊपर उठने में वक्त लगता है, चाहे वो सूरज ही क्यों न हो, धीरे धीरे उगता है। चलिए चलते हैं नमा क्वेश्चन की तरफ। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? क्वेश्चन रिपीट करें। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? ए छठी पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना और डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो कृषि का रूपरेखा तैयार किया गया वह हरित क्रांति के रूप में परिणित हो गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना का अवधि 1961 से लेकर के 1966 ईस्वी के बीच है। जब भारत की चीन और पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा तब भारी सूखा एवं अकाल का समय रहा था। इसी समय गहन कृषि कार्यक्रम और गहन पशु कार्यक्रम शुरू किया गया, फिर इसका विस्तार किया गया। चलिए बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की तरफ। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है आयात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, सी आयात एवं निर्यात दोनों को बढ़ावा देना और डी आयात एवं निर्यात दोनों को हतोत्साहित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी आयात एवं निर्यात दोनों को हतोत्साहित करना।
चलिए चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न की तरफ। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग अभिनति, कच्चे माल की कमी, डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग अभिनीति, कच्चे माल की कमी, डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था के आकार से है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। सॉरी, तब तक फोन आ गया था, आप सुन ही लिए थे फोन। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है और इसका संबंध अपर्याप्त उत्पादन क्षमता का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था के आकार से होता है। और चलिए 12 का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ए, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, बी, एक राज्यों का संघ, सी, भारतवर्ष, डी, एक महासंघीय राष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एक राज्यों का संघ। एक राज्यों का संघ।